कल्पना कीजिए कि आपको फिर कभी बीज खरीदने की जरूरत ही न पड़े। कभी नहीं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपका अपना बगीचा ही बीज का एक ऐसा अटूट स्रोत बन जाए जो आपको बिल्कुल मुफ्त में मिले। आज हम आपको एक आम बागवान से बीज के एक सच्चे रक्षक में बदल देंगे। आप ऐसे रहस्य जानेंगे जिनसे न केवल आपके पैसे बचेंगे, बल्कि आप ऐसी फसलें भी उगा पाएंगे जो आपकी अपनी जमीन और मौसम के लिए पूरी तरह से अनुकूल होंगी। बहुत से लोगों के लिए अपने बीज इकट्ठा करने का विचार किसी जटिल चीज, लगभग जादू टोना जैसा लगता है। दरअसल हमारे परदादा परदादी हजारों सालों से यही करते आ रहे हैं। ये कोई नया नवेला लाइफ हैक नहीं है, बल्कि एक सदियों पुराना और बहुत काम का हुनर है। हमने बस इसे बागवानी केंद्रों में मिलने वाले चमकदार पैकेटों के द्वार में थोड़ा भुला दिया है। लेकिन आज हम इस हुनर को फिर से हासिल करेंगे। तो आइए बिल्कुल शुरू से समझते हैं कौन से पौधे बीज इकट्ठा करने के लिए सबसे अच्छे रहते हैं। और यहीं पर नए बागवानों के लिए पहली और सबसे अहम चुनौती सामने आती है। आपके लगाए गए हर बीज से हमेशा वैसी ही बढ़िया अगली फसल नहीं मिलेगी। सारा राज दो शब्दों में छिपा है, किस्म या हाइब्रिड। आपने बीजों के पैकेट पर रहस्यमयी अक्षर F और अंक 8 जरूर देखे होंगे। ये हाइब्रिड होते हैं। इन्हें दो अलग अलग बेहतरीन गुणों वाली किस्मों को मिलाकर बनाया जाता है। जैसे एक बहुत स्वादिष्ट लेकिन जल्दी बीमार पड़ने वाले टमाटर को एक कम स्वादिष्ट लेकिन बहुत ज्यादा प्रतिरोधी किस्म से मिलाया जाता है। इनका बच्चा F1 हाइब्रिड स्वादिष्ट भी होता है और मजबूत भी। बिल्कुल कमाल। लेकिन इसमें एक छोटा सा पेंच है। जेनेटिक्स थोड़ी जटिल होती है। अगर आप इस बेहतरीन हाइब्रिड से बीज जमा करते हैं तो वे उसके गुणों को दोहराएंगे नहीं। उनके बच्चे यानी अगले साल की फसल अपने मूल पौधों में से किसी एक के गुणों पर वापस लौट सकती है। और ज्यादातर यह एक ऐसी लॉटरी की तरह है जिसमें जीतने की उम्मीद कम होती है। अब बात करते हैं किस्म वाले पौधों की। ये बिल्कुल अलग कहानी है। ये वो किस्में होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने सभी गुणों को स्थिर रूप से आगे बढ़ाती है। हमारा मकसद इन्हीं पौधों को चुनना है। इसलिए पहला नियम, अगर आपको F1 का निशान दिखे तो बेझिझक पूरी फसल का आनंद लें। लेकिन अगर पैकेट पर सिर्फ किस्म का नाम लिखा हो तो यह बहुत अच्छी बात है। ऐसे टमाटर, शिमला मिर्च, खीरे, मटर या गेंदा हमारे लिए एकदम सही उम्मीदवार है। अब बात करते हैं चुनाव के उस सबसे जरूरी नियम की जो महज बीज इकट्ठा करने को असल में चयन की जादूगरी में बदल देता है। अपनी क्यारियों पर एक नजर डालिए। बीज इकट्ठा करने के लिए हम सिर्फ एक अच्छे पौधे को नहीं चुनते, बल्कि अपने पूरे खेत या बगीचे के परम विजेता को चुनते हैं। जरा सोचिए, जब पड़ोसियों के टमाटर के पौधे फाइटोफथोरा झुलसा रोग से जूझ रहे थे, तब आपके खेत में कौन सा टमाटर का पौधा सबसे मजबूत और स्वस्थ था? किस खीरे के पौधे ने सबसे ज्यादा समय तक फल दिए? किस मिर्च के पौधे पर सबसे ज्यादा सुंदर और एक समान फल लगे थे? और हाँ, किस पौधे के फल सबसे स्वादिष्ट थे? वही फल जिन्हें आप गर्व से खाने की मेज पर परोसते थे। बस वही है हमारा आदर्श उम्मीदवार। याद रखिए, हम सबसे अच्छे जीन्स को आगे बढ़ा रहे हैं। हम एक तरह से पौधे से कहते हैं, शाबाश, मुझे भी ऐसी ही मजबूत और स्वादिष्ट अगली पीढ़ी दो। इसलिए अभी बिना देर किए अपने इस चैंपियन को ढूंढिए और उसे निशान लगा दीजिए। उसकी एक टहनी पर एक चमकदार रिबन या डोरी बांध दें। इसी निशान लगाए हुए फल से हम अपने भविष्य की शानदार फसल का चमत्कार रचेंगे। किसी बीमार, कमजोर या अपने किस्म से अलग दिखने वाले पौधे से बीज बिल्कुल न लें, भले ही कितनी भी इच्छा क्यों न हो। यही आपके आने वाले समय में आपकी फसल के स्वास्थ्य और उसकी भरपूर पैदावार की गारंटी है। अगला कदम धैर्य है। हमें फल के पूरी तरह से पकने का इंतजार करना होगा। और यहां मेरा मतलब केवल उस तकनीकी परिपक्वता से नहीं है जब टमाटर लाल हो जाए और उसे खाया जा सके। हमें जैविक परिपक्वता चाहिए, जब बीज अंदर पूरी तरह से बन गए हों, शक्ति प्राप्त कर चुके हों और नए जीवन के लिए तैयार हों। व्यवहार में इसका मतलब है कि बीज संग्रह के लिए रखे गए फल को केवल पकना ही नहीं चाहिए,
बल्कि शाखा पर ही थोड़ा अधिक पक जाना चाहिए। टमाटर बहुत नरम हो जाना चाहिए। मिर्च को अपना अंतिम सबसे गहरा रंग प्राप्त करना चाहिए और बीज के लिए खीरा बिल्कुल भी हरा नहीं होना चाहिए। हम उसे बेल पर तब तक लटका रहने देते हैं जब तक वह बहुत बड़ा न हो जाए और पीला या भूरा न पड़ जाए। मटर और फलियों को फलियों में तब तक सूख जाना चाहिए जब तक वे कागज जैसी सूखी न हो जाए। केवल ऐसी पूरी तरह से परिपक्व स्थिति में ही बीज भविष्य के विकास के लिए पोषक तत्वों और ऊर्जा का अधिकतम भंडार प्राप्त करते हैं। ये बच्चे को स्कूल भेजने जैसा है, उसे बड़ा और मजबूत होना चाहिए। यहां भी ऐसा ही है। बीजों को मात्र पौधे पर अपनी पढ़ाई पूरी करने दें। आइए सबसे आसान तरीके से शुरू करें, जिससे कोई भी नौसिखिया भी आसानी से शुरुआत कर सकता है। इन्हें सूखे बीज कहा जाता है। इस समूह में हमारी सभी पसंदीदा दालें और फलियां शामिल हैं, जैसे मटर, राजमा, मसूर और सेम। ये सब बहुत ही सरल है। प्रकृति ने हमारा लगभग सारा काम पहले ही कर दिया है। हमारा काम सिर्फ इसमें बाधा न डालना है। कुछ सबसे अच्छी फलियों को पौधे पर ही लगा रहने दें। उन्हें हरा रहते हुए न तोड़े। आपको उनके पूरी तरह सूखने का इंतजार करना होगा। उनका रंग हरे से पीला या भूरा हो जाएगा। वे सख्त हो जाएंगी और हवा में पतझड़ के पत्तों की तरह सरसराहट पैदा करेंगी। जब आप ऐसी फली को हाथ में लेंगे तो वह सूखे चर्मपत्र पर्चमेंट जैसी लगेगी। यही हमारा संकेत है। इन फलियों को सावधानी से तोड़कर घर ले आए। इसके बाद सब कुछ बचपन की तरह है। बस उनसे मटर या फलियों के सूखे और सख्त दाने निकाल लें। इन्हें एक परत में कागज पर फैला दें और 2-3 दिनों के लिए किसी सूखी जगह पर रखा रहने दें, ताकि बची हुई सारी नमी पूरी तरह से निकल जाए। बस आपके दालों और फलियों के एकदम सही बीज भंडारण के लिए तैयार है। इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। सुगंधित जड़ी बूटियों और छतरीनुमा फूलों वाले पौधों जैसे कि सोआ, धनिया, सौंफ या जीरा के साथ तो यह और भी आसान है। इसमें आपको कुछ भी छीलने या निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जरूर देखा होगा कि फूल आने के बाद सोआ, तिल के पौधे पर बीजों वाले खूबसूरत हरे गुच्छे बन जाते हैं। हमारा काम है इंतजार करना, जब तक ये गुच्छे पूरी तरह से रंग न बदल लें। इन्हें भूरा, सूखा और आसानी से टूटने वाला होना चाहिए। यही इस बात का पक्का संकेत है कि बीज पक चुके हैं। जल्दबाजी न करें और इन्हें हरे रहते हुए न काटें, नहीं तो बीज उगेंगे ही नहीं। जब गुच्छे सही रंग और रूप ले लें, तो उन्हें डंठल के कुछ हिस्से के साथ धीरे से कैंची या कटर से काट लें। अब एक साधारण कागज का लिफाफा या अखबार को मोड़कर एक कोन बना लें। कटे हुए गुच्छों को फूलों वाला हिस्सा नीचे की तरफ करके इसमें डालें और अच्छी तरह हिलाएं। आपको एक खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई देगी। ये पके हुए बीज आसानी से अलग होकर थैले के तले में गिर रहे हैं। बस इतना ही, कोई मुश्किल काम नहीं। अब बस बीजों को एक प्लेट में निकालें। किसी भी तरह की गंदगी हटा दें और उन्हें कमरे में थोड़ी देर सूखने दें। आपकी सुगंधित मसालों और अगले सीजन की बुवाई के लिए बीजों का भंडार तैयार है। आइए चलते हैं फूलों के बगीचे में। अपने पसंदीदा फूलों से बीज जमा करना, ताकि अगले साल वे फिर से आपकी आंखों को लुभा सके। यह सबसे सुखद कामों में से एक है। उदाहरण के लिए, आइए कुछ लोकप्रिय और कम देखभाल वाले फूल जैसे गेंदा, कैलेंडुला या कॉस्मोस को लेते हैं। यहाँ सिद्धांत वही है जो हर जगह लागू होता है। हमें उनके पूरी तरह से पकने का इंतजार करना होगा। सबसे खूबसूरत और घने पौधे का चुनाव करें। फूल खिल जाने के बाद उसे तुरंत काटने की जल्दी न करें, जैसा कि आप आमतौर पर पौधे की सुंदरता बनाए रखने के लिए करते हैं। कुछ सबसे बड़े फूलों को पौधे पर ही लगा रहने दें। उन पर नजर रखें। पंखुड़ियां मुरझाकर गिर जाएंगी और फूल का बीज कोश गहरा और सूखा होना शुरू हो जाएगा। इसे पूरी तरह से सूखा, भूरा और छूने में सख्त होना चाहिए, तभी आप इसे तोड़ सकते हैं। गेंदे के बीज काली डंडियों जैसे होते हैं, जिनके सिरे पर सफेद गुच्छा होता है। ये सूखे फूल के आधार में मिलते हैं। कैलेंडुला के बीज छोटे मुड़े हुए हुक जैसे दिखते हैं। बस इन सूखे बीज कोशों को इकट्ठा करें, उन्हें घर लाएं, एक कागज पर उनके बीज छाड़कर निकाल लें
और उन्हें पूरी तरह से सूखने के लिए 1-2 दिन और दे। यह इतना आसान है कि आप फिर कभी इन फूलों के बीज खरीदना नहीं चाहेंगे। अब आता है सबसे दिलचस्प और शायद सबसे जरूरी हिस्सा। हम बात करेंगे उन बीजों की जिन्हें गीले बीज कहा जाता है। ये वे बीज होते हैं जो टमाटर, खीरा या तरबूज जैसे रसदार फलों के गूदे में लिपटे होते हैं। और यहां सिर्फ सुखाने से काम नहीं चलेगा। अगर आप टमाटर से बीज निकालकर उसे सीधे खिड़की पर रख देंगे, तो ज्यादा संभावना है कि वह अंकुरित नहीं होगा। ऐसा क्यों? प्रकृति बहुत समझदार है। दरअसल ऐसे हर बीज के चारों ओर एक खास जेली जैसी चिपचिपी परत होती है। यह परत एक अंकुरण रोधी इनहिबिटर होती है, यानी ऐसा पदार्थ जो बीज को अंकुरित होने से रोकता है। यह इसलिए होती है ताकि बीज सीधे फल के अंदर उसकी नमी और रस में ही अंकुरित न हो जाए। प्राकृतिक परिस्थितियों में जब टमाटर जमीन पर गिरता है और सड़ने लगता है, तो इस सडन या किण्वन फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में यह परत अपने आप टूट जाती है और तभी बीज अंकुरण के लिए तैयार होता है। हमारा काम है इस प्राकृतिक प्रक्रिया को घर पर ही दोहराना। इसे किण्वन फर्मेंटेशन कहते हैं। इस शब्द से घबराइए मत, असल में यह बहुत आसान है और मैं आपको अभी हर कदम करके दिखाऊंगा। तो चलिए, हम अपना वह चैंपियन टमाटर लेते हैं। वह एकदम सही, पूरी तरह से पका हुआ, बल्कि थोड़ा ज्यादा ही पका हुआ, जिसे हमने पहले ही एक रिबन से निशान लगाकर रखा था। याद रखें, वह पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए, जिसमें एक भी दाग या बीमारी का कोई लक्षण न हो। भविष्य की फसल की गुणवत्ता की शुरुआत इसी चुनाव से होती है। अब हमें एक साफ कांच के जार या गिलास की जरूरत होगी। टमाटर को बीज से 2 हिस्सों में काट लें। आप देखेंगे कि बीज खास कक्षों में होते हैं, जो रस और जेली जैसे गूदे से घिरे होते हैं। एक साधारण चाय का चम्मच लें और इन बीज कक्षों की सारी सामग्री को धीरे से खुरचकर सीधे जार में निकाल लें। कोशिश करें कि आप सिर्फ बीज और उनके आसपास का तरल पदार्थ ही लें। गाढ़ा गूदा हमें नहीं चाहिए। अगर टमाटर में रस कम हो और बीज तरल पदार्थ से ढके न हो, तो आप जार में 1-2 बड़े चम्मच साफ पानी डाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। पानी बस किण्वन फर्मेंटेशन की प्रक्रिया शुरू करने में मदद करेगा। बस, तैयारी का चरण पूरा हो गया। हमने अपने इस छोटे से वैज्ञानिक प्रयोग के लिए एक आदर्श वातावरण बना दिया है। अब जब हमारे रस वाले बीज जार में है, तो हम किण्वन फर्मेंटेशन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जार को ढक्कन से कसकर बंद न करें, वरना जमा हुई गैसों के दबाव से यह फट सकता है। सबसे अच्छा होगा कि आप इसके मुंह को मलमल के कपड़े, किसी जालीदार कपड़े या कागज के नैपकिन से ढक दे और रबर बैंड से कस दे। इससे गैसें बाहर निकल सकेंगी, लेकिन अंदर के पदार्थ को छोटे कीटों से सुरक्षा मिलेगी। जार को किसी गर्म लेकिन सीधी धूप से बचे हुए स्थान पर रखें। रसोई की मेज या खिड़की की ऐसी दहलीज जहां सीधी धूप न पड़ती हो बिल्कुल सही रहेगी। और इसे 2 अधिकतम 3 दिनों के लिए भूल जाएं। इस दौरान आप देखेंगे कि तरल की सतह पर बुलबुले उठने लगेंगे, झाग की एक परत बन सकती है। और हाँ, आपको किण्वन की एक खास खट्टी गंध भी महसूस होगी। कभी कभी ऊपर एक पतली सी सफेद फफूंद की परत भी बन सकती है। घबराएं नहीं, ये बिल्कुल सामान्य है। यही प्रक्रियाएं जो खमीर और बैक्टीरिया का काम है, उसी जेली जैसी परत को तोड़ती है, जो हमारे बीजों को अंकुरित होने से रोकती है। और यही हमारा मुख्य लक्ष्य है। मुख्य बात यह है कि इसे ज्यादा देर तक न रखें। यदि आप बीजों को 3 दिनों से ज्यादा समय तक इस स्थिति में छोड़ देते हैं, तो वे सीधे जार में ही अंकुरित होने लगेंगे और हमें इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। आखिर क्यों करते हैं हम किण्वन की यह दिखने में थोड़ी जटिल प्रक्रिया, जबकि सिर्फ धोकर सुखाने से भी तो काम चल सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, किण्वन का मुख्य उद्देश्य उस जेली जैसी परत को तोड़ना है जो बीज को अंकुरित होने से रोकती है। इस प्रक्रिया के बिना टमाटर के बीजों का अंकुरण बहुत ही कम होगा। लेकिन बात बस यही खत्म नहीं होती। किण्वन के कम से कम 2 और बड़े फायदे हैं। पहला, यह कई बीमारियों के रोगाणुओं को खत्म कर देता है जो बीजों की सतह पर मौजूद हो सकते हैं। यानी हम एक तरह का कीटाणु शोधन करते हैं।
जिससे हमारे भविष्य के पौधे ज्यादा स्वस्थ बनेंगे। दूसरा, किण्वन के दौरान बीजों की स्वाभाविक छंटाई होती है। भारी भरे हुए और जीवंत बीज जार के तले में बैठ जाते हैं, जबकि खोखले, अविकसित और हल्के कचरे ऊपर तैरते रहते हैं। इस तरह हम आसानी से गेहूं से भूसा अलग कर पाते हैं और केवल सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को ही भंडारण के लिए बचाकर रखते हैं। तो यह 2-3 दिन का इंतजार और हल्की सी खास महक भविष्य में एक स्वस्थ और भरपूर फसल के लिए चुकाई गई एक छोटी सी कीमत है। तो 2 ज्यादा से ज्यादा 3 दिन बीत चुके हैं। अब अपनी जार में झांक कर देखिए। आपको उसमें एक अलग हुई सी तरल चीज दिखेगी। शायद ऊपर फफूंद और बुलबुले भी हों। इसका मतलब है कि फर्मेंटेशन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है और अब इसे धोने का समय है। जार को कमरे के तापमान वाले साफ पानी से लगभग ऊपर तक भर दें। अब एक चम्मच लें और सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिलाइए। सामग्री को सिर्फ आधे मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। आप एक कमाल का नजारा देखेंगे। सभी अच्छे भरे हुए बीज नीचे बैठ जाएंगे, जबकि गूदा, फफूंद, खोखले बीज और बाकी सारी गंदगी ऊपर तैरने लगेगी। अब हमारा काम है कि इस ऊपरी गंदे पानी की परत को सारी गंदगी के साथ धीरे से निकाल दें। घबराइए नहीं, अच्छे बीज नीचे ही रहेंगे। इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार और दोहराएं। फिर से साफ पानी डालें, मिलाएं, जमने दें और ऊपरी परत को निकाल दें। ये तब तक करते रहे जब तक जार का पानी लगभग साफ न हो जाए और नीचे केवल साफ सुथरे सुंदर बीज ही न बचे। ये छंटाई का एक बहुत ही सरल और प्रभावी तरीका है, जो ये सुनिश्चित करता है कि भंडारण के लिए केवल सबसे बेहतरीन बीज ही जाएंगे। बीजों को अच्छी तरह धोकर और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वे पूरी तरह साफ है, उन्हें जार से निकालना होगा और सुखाने के लिए तैयार करना होगा। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका एक छोटी छलनी का इस्तेमाल करना है, जो धातु की बजाय प्लास्टिक की हो और जिसकी जाली बहुत महीन हो। बस जार की सामग्री को इस छलनी में उड़ेल दें। पानी निकल जाएगा और हमारे सारे कीमती बीज इसमें रह जाएंगे। आप चाहें तो छलनी में ही ठंडे पानी की हल्की धार के नीचे इन्हें एक बार फिर धो सकते हैं, ताकि बची हुई लस पूरी तरह से साफ हो जाए। इसके बाद छलनी को कई बार अच्छी तरह से हिलाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा अतिरिक्त नमी निकल जाए। बीज गीले तो होंगे, लेकिन उनसे पानी टपकना नहीं चाहिए। अब वे सबसे महत्वपूर्ण चरण सुखाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसी पर सीधे तौर पर निर्भर करता है कि वे कितने समय तक सुरक्षित रहेंगे और बसंत में कितनी अच्छी तरह अंकुरित होंगे। बीजों को छलनी में ज्यादा देर तक न छोड़े, नहीं तो वे आपस में चिपक कर एक गुच्छा बना सकते हैं, जिसे बाद में अलग करना मुश्किल होगा। इसलिए तुरंत अगले कदम पर आगे बढ़ते हैं। अब खीरे की बात करते हैं। इसकी प्रक्रिया टमाटर जैसी ही है, लेकिन फल चुनने में कुछ अहम बातें ध्यान में रखनी होंगी। जिस खीरे का इस्तेमाल हम बीज निकालने के लिए करेंगे, वो सलाद वाला कुरकुरा और हरा भरा खीरा नहीं होगा, जिसे हम आम तौर पर खाते हैं। बीजों के लिए हम एक खास खीरा छोड़ देते हैं, जिसे बीज फल कहा जा सकता है। हम सबसे मजबूत और ज्यादा फल देने वाली बेल पर आमतौर पर पहली बार लगने वाले फलों में से एक खीरा चुनते हैं और उसे वहीं छोड़ देते हैं। उसे बिल्कुल नहीं तोड़ना है। उसे बेल पर जितना हो सके उतना लंबे समय तक बढ़ने और पकने देना चाहिए। समय के साथ उसका हरा रंग चला जाएगा, वो बहुत बड़ा फूल जाएगा, पीला पड़ जाएगा और फिर नारंगी या हल्के भूरे रंग का भी हो सकता है। उसकी चमड़ी सख्त और खुरदरी हो जाएगी। हमें ठीक ऐसा ही पका हुआ बीज फल चाहिए। जब बेल सूखने लगे, तब हम अपने बीज फल को तोड़ लेते हैं और उसे कमरे में 1 या 2 हफ्ते और पड़े रहने देते हैं, ताकि वह पूरी तरह से पक जाए। इसके बाद इसे लंबाई में काटे, टमाटर की तरह ही चम्मच से बीजों को गूदे, पल्प के साथ निकालकर एक जार में डालें। इसमें थोड़ा पानी मिलाकर 1 तो 2 दिन के लिए फर्मेंटेशन किण्वन के लिए छोड़ दें। खीरे के बीज जल्दी फर्मेंट होते हैं और आगे की प्रक्रिया जानी पहचानी ही है। उन्हें धोना, खराब बीजों को अलग करना और सुखाना। मिर्च के बीज निकालना तो और भी आसान है। मीठी और तीखी मिर्च उन फसलों में से है जिन्हें किण्वन
फर्टेशन की आवश्यकता नहीं होती। ये हमारे काम को काफी आसान बना देता है। यहाँ भी चुनाव के वही नियम लागू होते हैं। सबसे ज्यादा फल देने वाला और स्वस्थ पौधा ढूंढते हैं। उस पर सबसे बड़ा, सुंदर और अपनी किस्म का सबसे सही फल चुनते हैं और उसे सीधे डाली पर ही पूरी तरह पकने देते हैं। भले ही आप मिर्च को कच्ची अवस्था में जैसे हरे रंग में खाना पसंद करते हो, लेकिन बीज निकालने के लिए आपको उसके पूरी तरह पकने और अपना अंतिम रंग लाल, पीला या नारंगी लेने का इंतजार करना होगा। जितना ज्यादा वह पौधे पर रहेगा, बीज उतने ही ज्यादा पके हुए और अच्छी गुणवत्ता वाले होंगे। इस सबसे सही फल को तोड़कर घर ले आते हैं। उसे काटते ही आप देखेंगे कि सारे बीज फल के केंद्रीय भाग प्लेसेंटा से कसकर जुड़े हुए हैं। बस अपनी उंगलियों या चाकू की मदद से उन्हें इस केंद्रीय भाग से सावधानी से अलग करें और एक कागज की प्लेट या बटर पेपर पर फैला दें। उन्हें एक पतली परत में फैलाएं ताकि वे एक जगह इकट्ठे न रहे और सूखने के लिए रख दें। न पानी की जरूरत, न फटेशन की। सब कुछ बेहद आसान और जल्दी हो जाता है। इसी तरह बिना किसी फर्मेंटेशन, खमीरीकरण के हम कद्दू, तोरी और स्क्वैश के बीजों के लिए भी यही तरीका अपनाते हैं। ये सभी फसलें एक ही परिवार से संबंधित हैं और इनके बीज निकालने का तरीका भी एक जैसा ही होता है। खीरे की तरह ही अच्छी गुणवत्ता वाले बीज पाने के लिए हमें पूरी तरह से पका हुआ फल चाहिए होता है। सबसे मजबूत पौधे पर एक या दो सबसे बड़े, सुंदर और सही आकार वाले फल चुनें और उन्हें पूरी तरह पकने के लिए छोड़ दें। उन्हें कच्चा न तोड़ें। तब तक इंतजार करें जब तक फल का डंठल यानी उसकी डंडी लकड़ी की तरह सूखकर सख्त न हो जाए और फल की बाहरी त्वचा, छिलका इतनी कठोर न हो जाए कि उसे नाखून से भेदना मुश्किल हो। तोड़ने के बाद बीज तुरंत निकालने की जल्दी न करें। कद्दू या तोरी को गर्म, सूखी जगह पर 2 सप्ताह से लेकर 1 महीने तक और पड़ा रहने दें। इस दौरान फल के अंदर के बीज पूरी तरह से पक जाते हैं और अधिकतम पोषक तत्व ग्रहण कर लेते हैं। फिर फल को काटें। एक बड़ी चम्मच की मदद से रेशेदार भाग और बीजों सहित बीज कोश को बाहर निकालें। बीजों को गूदे से अलग करें। उन्हें छलनी से पानी में अच्छी तरह धोएं और सूखने के लिए फैला दें। हमारे सभी बीजों, चाहे वे सूखे मटर के बीज हों या धोए हुए टमाटर के बीज, का भविष्य एक ही महत्वपूर्ण चरण पर निर्भर करता है, सही तरीके से सुखाना। और यहाँ एक सुनहरा नियम है जिसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए। बीजों को कभी भी सीधी धूप में, गर्म हीटर पर या ओवन में न सुखाएं। उच्च तापमान बीज के अंदर के भ्रूण को पूरी तरह से नष्ट कर देगा, जिससे वह अपनी अंकुरण क्षमता खो देगा। सुखाने की प्रक्रिया प्राकृतिक, धीमी और एक समान होनी चाहिए। तैयार बीजों को किसी गैर अवशोषक सतह पर पतली परत में फैला दें। इसके लिए कागज की प्लेटें, बेकिंग पेपर, गत्ते का टुकड़ा या यहाँ तक कि एक साधारण सिरेमिक प्लेट भी आदर्श रहेगी। अखबार का इस्तेमाल न करें क्योंकि प्रिंटिंग स्याही जहरीली हो सकती है और गीले बीज उस पर चिपक सकते हैं। बीजों को इस तरह फैलाएं कि वे एक दूसरे को न छुएं और उन्हें किसी सूखी, गर्म, अच्छी हवादार जगह पर रखें जहां सीधी धूप न आती हो, जैसे कि रसोई की अलमारी पर या कमरे की किसी शेल्फ पर। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे आपस में न चिपके और सभी तरफ से समान रूप से सूखे, दिन में कई बार उन्हें अपनी उंगलियों से पलटते या हिलाते रहे। बीज पर्याप्त रूप से सूख गए हैं और लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए तैयार है। ये कैसे पता चलेगा? अगर बीज ठीक से नहीं सूखते तो उनमें फफूंदी लग सकती है और वे सड़ सकते हैं, जिससे हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसके लिए एक बहुत ही आसान और भरोसेमंद तरीका है। बीजों को सूखने में आमतौर पर कुछ दिन से लेकर 1 हफ्ते तक का समय लग सकता है। ये कमरे की नमी और बीजों के आकार पर निर्भर करता है। जब आपको लगे कि बीज छूने में सूखे महसूस हो रहे हैं, तो उनकी जांच करें। सबसे बड़े बीजों में से एक बीज उठाकर उसे मोड़ने की कोशिश करें। अगर बीज लचीला है और आसानी से मुड़ जाता है, तो समझ लीजिए कि उसके अंदर अभी भी नमी बाकी है और उसे और सुखाने की जरूरत है। लेकिन अगर मोड़ने की कोशिश करने पर बीज एक सूखी, कुरकुरी आवाज या चटकने के साथ 2 हिस्सों में टूट जाता है, तो बधाई हो,
आपके बीज पूरी तरह से सूख चुके हैं। वे अब सर्दियों के लिए पैक करके रखने को तैयार हैं। ये आसान तरीका ज्यादातर बीजों पर काम करता है, चाहे वे टमाटर के बीज हों, खीरे के या शिमला मिर्च के। अपनी पूरी खेप में से कुछ और बीज लेकर जांच लें। अगर सभी बीज मोड़ने पर टूट जाते हैं और मुड़ते नहीं, तो आप बेझिझक अगले चरण की ओर बढ़ सकते हैं। अब जब हमारे बीज पूरी तरह से सूख चुके हैं, तो उन्हें सही ढंग से पैक करना जरूरी है। बीजों के भंडारण के लिए सबसे अच्छी चीज वह है जिसमें हवा का आवागमन हो सके, यानी जो सांस ले सके। इसका सबसे अच्छा और पुराना तरीका, जिसे हमारी दादी नानी भी इस्तेमाल करती थीं, छोटे घर के बने कागज के लिफाफे या पैकेट हैं। इन्हें आप किसी भी कागज से आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा छोटे कागज के जिप पैक भी बढ़िया काम करते हैं, जिनका इस्तेमाल कभी-कभी छोटी-मोटी चीजों की पैकिंग के लिए होता है। अब सवाल यह है कि कागज ही क्यों? कागज बीजों को सांस लेने देता है, और अगर गलती से थोड़ी बहुत नमी रह गई हो, तो उसे सोख लेता है। प्लास्टिक के जिप पैक का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन तभी जब आपको 100% यकीन हो कि बीज बिल्कुल सूखे हैं। हवाबंद प्लास्टिक में नमी की एक बूंद भी फफूंद लगने और आपके पूरे बीज भंडार के खराब होने का कारण बन सकती है। इसलिए अगर आपको जरा भी संदेह हो, तो कागज का ही चुनाव करें। यह आपकी भविष्य की फसलों को सुरक्षित रखने का सबसे विश्वसनीय और सुरक्षित तरीका है। बीजों को तैयार पैकेट में डालें और उसे अच्छी तरह से बंद कर दें। एक बहुत जरूरी बात, जिसे मैं बार बार कहना चाहूंगा, हर पैकेट पर लेबल जरूर लगाएं। यकीन मानिए, अभी आपको लग रहा होगा कि आपको पक्का याद रहेगा कि उस मीठे लाल टमाटर के बीज कहाँ हैं और धारीदार तोरी के कहाँ। लेकिन कुछ महीने बीत जाएंगे, बसंत का मौसम आ जाएगा, और तब आपके सामने एक जैसे बिना नाम वाले दर्जनों पैकेट पड़े होंगे, और आप सिर खुजलाते हुए याद करने की कोशिश करेंगे कि कौन से पैकेट में क्या है। ये सबसे आम गलतियों में से एक है। इसलिए जैसे ही आप बीजों को पैक करें, तुरंत कलम उठाइए और पैकेट पर सारी जरूरी जानकारी लिख दें। फसल का नाम जरूर लिखें, जैसे टमाटर, फिर किस्म का नाम यदि आपको पता है, जैसे बुल्स हार्ट, और सबसे जरूरी बात, फसल की कटाई का साल जरूर लिखें, जैसे 22 डोस। साल क्यों जरूरी है? अलग अलग फसलों के बीजों की शेल्फ लाइफ, उपयोगिता अवधि अलग अलग होती है। कटाई का साल जानकर आपको हमेशा समझ आ जाएगा कि कौन से बीज पहले बोने हैं और कौन से अभी और रखे जा सकते हैं। ये साधारण आदत भविष्य में आपका ढेर सारा समय और परेशानी बचाएगी। अपने बहुमूल्य बीजों को कहाँ रखें, ताकि वे बसंत का इंतजार कर सके और बुवाई के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। बीजों के 3 बड़े दुश्मन होते हैं, गर्मी, रोशनी और नमी। तो बीजों को रखने के लिए सबसे अच्छी जगह वह है जहां अंधेरा हो, सूखापन हो और ठंडक हो। तापमान में अचानक होने वाले उतार चढ़ाव भी इनके लिए बहुत हानिकारक होते हैं। घर में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जो इन शर्तों को पूरा करती है? उदाहरण के लिए, फ्रिज के दरवाजे की सबसे निचली शेल्फ। वहां का तापमान स्थिर और ठंडा रहता है, साथ ही अंधेरा भी होता है। बस यह सुनिश्चित कर लें कि आपके कागज के पैकेट किसी अतिरिक्त डिब्बे या कंटेनर में रखे हों, ताकि वे फ्रिज में बनने वाली नमी, कंडेंसेशन से सुरक्षित रहे। एक सूखा तहखाना या ठंडी स्टोर रूम भी बहुत अच्छी जगह है, जहां सर्दियों में भी तापमान स्थिर बना रहता है। अगर आपके पास ये विकल्प नहीं है, तो कमरे के सामान्य तापमान पर भी बीजों को रखा जा सकता है। लेकिन तब आपको अपने घर में सबसे ठंडी जगह चुननी होगी, जो हीटिंग रेडिएटर या हीटर से दूर हो, जैसे कि गलियारे में किसी दराज में या जमीन पर रखी किसी अलमारी के अंदर। अपने सभी नाम लिखे हुए पैकेटों को एक गत्ते के डिब्बे या ढक्कन वाले जार में इकट्ठा करके रखें। इससे वे रोशनी से भी बचे रहेंगे और आसानी से गुम नहीं होंगे। और आखिर में एक छोटी सी लेकिन बेहद काम की टिप, जो आपके बीजों के लिए आदर्श परिस्थितियां बनाने और उन्हें उनके सबसे बड़े दुश्मन नमी से बचाने में मदद करेगी। यहां तक कि सबसे सूखी जगह में भी हवा में नमी का स्तर बदलता रहता है, जो बीजों की उम्र
और अंकुरण क्षमता पर बुरा असर डालता है। इससे बचने का एक आसान तरीका है सिलिका जेल का इस्तेमाल। ये वही छोटे छोटे पैकेट होते हैं जिनमें पारदर्शी दाने होते हैं। इन्हें आप अक्सर नए जूते, बैग या इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ देखते होंगे। इन्हें फेंकने की गलती न करें। सिलिका जेल एक कमाल का नमी शोषक है। ये हवा से फालतू नमी को बखूबी सोख लेता है। बस अपने बीजों को जिस डिब्बे या जार में रखते हैं, उसमें एक दो ऐसे पैकेट डाल दें। ये बीजों के आसपास एक सूखा माइक्रोक्लाइमेट बनाएगा और उन्हें सीलन और फंगस से बचाएगा। अगर ये पैकेट न मिले तो एक घरेलू नुस्खा भी आजमा सकते हैं। चावल या नमक को एक छोटे कपड़े की पोटली में बांधकर डिब्बे के नीचे रख दें। ये भी नमी को अच्छी तरह से सोखते हैं। ये छोटा सा कदम आपके बीजों की अंकुरण क्षमता को लंबे समय तक बरकरार रखेगा। यहीं पर बागवानी का असली जादू छिपा है, वो खास बात जिसके बारे में बीज के पैकेटों पर नहीं लिखा होता। साल दर साल अपने ही बगीचे के बेहतरीन पौधों से बीज इकट्ठा करके आप सिर्फ पैसे नहीं बचाते, आप तो एक तरह से अपनी खुद की खास नस्लें विकसित कर रहे हैं। पौधों की हर नई पीढ़ी आपकी अपनी मिट्टी, जलवायु और परिस्थितियों के लिए और भी बेहतर तरीके से अनुकूलित होती जाएगी। 5-7 सालों में आपके पास अपनी एक ऐसी अनोखी उपकिस्म होगी जो आपकी जमीन के लिए एकदम सही होगी। आपके टमाटर ज्यादा स्वादिष्ट बनेंगे, मिर्चें ज्यादा पैदावार देंगी और फूल ज्यादा रंगीन होंगे। आप एक साधारण माली से एक निर्माता में बदल जाते हैं जो साल दर साल पौधों के अपने आनुवंशिक पूल में सुधार करता रहता है। यही तो है बागवानी का उच्चतम स्तर। तो अब आप जानते हैं कि बागवानी में आत्मनिर्भरता और अनोखे अनुकूलित पौधों तक पहुंचने का रास्ता एक साधारण किण्वन जार और एक कागज के लिफाफे से होकर गुजरता है। ये मुश्किल नहीं है, बल्कि रोमांचक और अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर यह आपके लिए उपयोगी था तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सफल बागवानी के नए रहस्यों को न चूकें। और अब आपके लिए एक सवाल, क्या आपने कभी अपने बीज इकट्ठा करने की कोशिश की है? टिप्पणियों में साझा करें कि किन पौधों से आपको सबसे अच्छे परिणाम मिले और किन मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा।